आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने बिना कोई हथियार उठाए एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, महात्मा गांधी। चलिए उनकी शांति की इस विरासत को समझते हैं। देखिए, भारत की आज़ादी के संघर्ष के केंद्र में दो बिल्कुल अलग-अलग सोच थीं। एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि आज़ादी जबरदस्ती, ताकत से छीनी जाती है, और दूसरी तरफ वो थे जिनका मानना था कि इसे शांति और अहिंसा से भी हासिल किया जा सकता है। और फिर एक आदमी आया जिसने शांति के इस रास्ते को ही अपनी पहचान बना लिया, मोहनदास करमचंद गांधी। ये कहानी है कि गुजरात का एक शर्मीला लड़का कैसे इतिहास का रुख मोड़ने वाला बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती सालों से। एक बहुत ही शांत शुरुआत। 1869 में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ, और देखिए जिंदगी कितनी तेजी से आगे बढ़ी। सिर्फ 13 साल की उम्र में शादी, फिर 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन, और फिर 1893 में वो सफ़र जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, दक्षिण अफ्रीका का सफ़र। वो बहुत ही शांत, अंतर्मुखी किस्म के नौजवान थे, इतने शर्मीले कि कहा जाता है किताबें ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त थीं, और जिंदगी ने बहुत कम उम्र में ही उन्हें बड़े इम्तिहानों में डाल दिया। सोचिए, 15 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया, और उसके ठीक 1 साल बाद अपनी पहली संतान को भी खो दिया। शायद इन्हीं दुखों ने उन्हें दूसरों के दर्द को समझने की वो गहरी ताकत दी। लेकिन ये शर्मीला वकील एक नीडर एक्टिविस्ट कैसे बना? इसका जवाब मिला दक्षिण अफ्रीका में, वो जगह जो बदलाव की भट्टी साबित हुई। सवाल ये है कि आखिर एक इंसान एक आंदोलन में कैसे बदल जाता है? गांधी जी के लिए ये बदलाव किसी किताबी ज्ञान से नहीं आया, बल्कि अन्याय को खुद झेलने से आया। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें जिस तरह के नस्लीय भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा, उसने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उसी अपमान की आग से उनके सत्याग्रह के फलसफे का जन्म हुआ, यानी सत्य की शक्ति। वो वहां गए तो थे सिर्फ 1 साल के काम के लिए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जो 20 साल लंबे संघर्ष में बदल गया, पूरे 20 साल। और इसी संघर्ष के बीच उन्होंने बनाई नटाल इंडियन कांग्रेस। ये उस शर्मीले लड़के का पहला बड़ा कदम था, एक संगठन जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हक के लिए लड़ रहा था। तो 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, वो अपने साथ एक आजमाया हुआ हथियार लेकर आए थे, अहिंसा का। और अब बारी थी इसे भारत के आज़ादी के आंदोलन में इस्तेमाल करने की। उनकी रणनीति का सार एक शब्द में था, अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस। उनका मानना था कि हर चुनौती का जवाब यही है, और इसी एक सिद्धांत के दम पर उन्होंने पूरे देश को, हर धर्म, हर जाति के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया। मिसाल के तौर पर 1922 का असहयोग आंदोलन, इसके पीछे का आइडिया बहुत सीधा था। पहला, अंग्रेजों का बनाया हर सामान बॉयकॉट करो। दूसरा, हिंदू और मुसलमानों को एक मकसद के लिए साथ लाओ। और तीसरा, अगर गिरफ्तारी हो तो शांति से हो जाओ, कोई विरोध नहीं। सोचिए, बिना एक भी हथियार उठाए ब्रिटिश राज की नींव हिलाने की ये कैसी रणनीति थी। और यहाँ एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। चाहे असहयोग आंदोलन हो, 1930 का दांडी नमक मार्च हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों का जवाब हमेशा एक ही होता था, दमन और गिरफ्तारियां। लेकिन वो जितनी सख्ती करते, लोगों का आज़ादी का संकल्प उतना ही मजबूत होता जाता था। आज़ादी की जो आग गांधी जी ने जलाई थी, उसने आखिरकार साम्राज्य को तो जला दिया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये एक दुखद जीत थी। और दशकों के संघर्ष के बाद गांधी जी और अनगिनत क्रांतिकारियों की मेहनत रंग लाई। 15 अगस्त 1947, वो दिन आ ही गया। एक राष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन देश अभी इस नई आज़ादी का जश्न मना ही रहा था कि एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। कितनी बड़ी विडंबना थी। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसकी जान हिंसा से ली गई। पर भले ही उनका जीवन खत्म हो गया हो, उनका सिद्धांत अहिंसा आज भी जिंदा है। यही उनकी पहचान थी, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तो ये सवाल उठता है कि शांति की असली कीमत क्या है? गांधी जी का जीवन हमें ये दिखाता है कि अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए
बहुत बड़े त्याग की जरूरत पड़ती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में इस रास्ते की क्या अहमियत है और इसकी ताकत कितनी है।